गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सोना क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं पिछला क्लास में क्या हुआ, आपका मूलक हुआ, अब है रासायनिक समीकरण। अब जो पढ़िएगा ना, पढ़ने में इतना मजा आएगा पूछिए मत। जानते हैं क्यों? आगे किसी को समझ में नहीं आता जल्दी। ठीक है, अब देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। सबको लगता है कि टफ है, लेकिन टफ है नहीं, ये तो इजी है। इसके आगे जो आएगा ना उसमें मजा आएगा। ठीक है, उसको मैं हल्का करूँगा। रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको दिखाने के लिए एक समीकरण को लिखते हैं। हम लिखते थे ना, H2 + O2 = H2O, यानी कि अभिक्रिया करने के बाद जल बनता था। लिखते थे ना, इसी को क्या बोलते हैं हम? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को जिस समीकरण से दिखाएंगे उसे क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। इसके लिए किसकी जरूरत होती है? कुछ संकेतों की जरूरत होता है। जैसे H2 क्या है? संकेत है ना। किसका संकेत है? हाइड्रोजन का संकेत अक्षर है ना। चलिए ठीक है। और O किसका है? ऑक्सीजन का। और कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं, जो भी सूत्र होता हो, जैसे कि सूत्र मिला के आपका H2O बना हुआ है। ये सब कुछ सूत्र, मतलब कि कुछ कैसे बनता है, नहीं बनता है, एक तरीका। ये तो संकेत हो गया। अब ये कि जब मान के चलिए अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, कैसे बनेगा, तो उसमें कुछ सूत्र है ना कि ये उसको ट्रांसफर कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन, तो वो ले लेता है। यही फलना चिलना ढकेना जो भी है ना, यही सब है इसमें। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के, इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पदार्थों के संकेतों और सूत्रों, अब जिस सूत्रों पर मिलकर ये बनेगा का उपयोग करके अभिक्रिया के निरूपण का, जो अभिक्रिया का जो निरूपण करते हैं का संक्षिप्त रूप, ये क्या है? संक्षिप्त रूप है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त रूप कैसे है? मान के चलिए हम H संकेत नहीं लिखते, डायरेक्ट हम इसको हाइड्रोजन लिख देते हैं, O को ऑक्सीजन लिख देते हैं, और 2 है तो इसको क्या कहते हैं? 2 ऑक्सीजन लिख देते हैं। और H2O क्या है? इसको लिखते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे कुछ लिखते हैं। तो क्या होता है? लंबा चला जाता है। उसको क्या कि निरूपण क्या है? संक्षिप्त रूप में उसका निरूपण किया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये तो हल्का था, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए कुछ अभिक्रिया देख लेते हैं। अच्छा, मान के चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? क्या बनेगा? H2O। आप कहीं कहीं देखते होंगे जब किसी को, जैसे कि यहाँ Zn है, Zn के आगे 2 नहीं दिए हैं नहीं ना, लेकिन मैं हाइड्रोजन के आगे 2 दिया हूँ। कारण क्या है बताइए? इसका क्या कारण है? जो गैसीय अवस्था में रहता है ना, जो धातु गैसीय अवस्था में रहता है, जो भी पदार्थ हो, तत्व गैसीय अवस्था में रहता है, वो क्या होता है? सिंपल में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। यानी कि उसको जो लिखते हैं ना, लेकिन उसका एक धात्विक अणु लेते हैं। धात्विक अणु नहीं, क्या बोलते? तात्विक अणु, यानी तत्व का जो अणु होता है ना, उसको लेके चलते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है, इसलिए इसमें क्या लेंगे? H2 लेंगे। इसका 2 परमाणु हमेशा साथ रहेगा, तभी हम इसको अभिक्रिया में भाग करा पाएंगे। प्रैक्टिकल रूप से जब हम करवाते हैं प्रयोगशाला में, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को पकड़ के कराना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको एक को नहीं लेते हैं। इसलिए कि हमेशा कब लेते हैं? कितने को लेते हैं? 2 को लेते हैं। ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, नहीं देखते हैं ऑक्सीजन उड़ता है, ये भी क्या होता है? 2 रहता है हमेशा साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं। ये क्या है? ये तो जिंक है, जिंक तो ठोस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ H2O2, इसलिए यहाँ पर क्या? हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है? 2, ऑक्सीजन का 2, तो क्या हो गया आपका? क्या बनेगा? ये जल बनेगा, H2O। अब यहाँ पर देखने योग्य बात एक ये आता है, यहाँ H कितना है? 2 ठो है इस पार में। आपको पता है, पहले मैं बता रखा हूँ, अभिक्रिया के पहले जितना भी परमाणु रहेगा उसके बाद जो रहेगा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। बताए थे ना, यदि कम ना बढ़ना, घटना चाहिए, नहीं तो बढ़ना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2। ये तो सही है ना? सही। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो लोचा चल रहा है। लोचा मतलब गड़बड़ा रहा है, ये समीकरण परफेक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे? यहाँ अगर ऑक्सीजन 2 तो इसको यहाँ हम बीच में यहाँ नहीं लिख सकते कि हम यहाँ पर लिख दें 2, यहाँ 2 हम नहीं लिख सकते। ठीक है, हमको कहाँ लिखना पड़ेगा? हमको लिखना पड़ेगा शुरू में। इसका क्या पता चला? यानी कि जब शुरू में कोई चीज़ लिखाता है तो आपको बताए थे ना कि ये H2O जल जो है ना 2 हो गया, इसका 2 अणु हो गया। पहले भी बताए थे। H2O कितना हो गया? 2 हो गया। अब जो भी होगा इसके आगे सब 2 बार हो गया। अब H2 कितना था? पहले H2 था, लेकिन अब कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया इस 2 के आने से। और ऑक्सीजन पहले कितना था? 1 ही परमाणु था, अब कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब ये होता है, यानी ऑक्सीजन 2 यहाँ भी, ये तो ठीक हो गया। लेकिन अब क्या देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? अब 4 हो गया। समझ रहे हैं ना?
हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो क्या करना पड़ेगा मजबूरन बस यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, तब ये अभिक्रिया आपका क्या कहलाएगा सही है। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से देखते हैं अगला, क्या ये जिंक, जिंक को जो है हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, इससे अभिक्रिया कहलाते हैं। HCl को याद रखिएगा, बहुत फेवरेट अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपको समय समय पे मिलता रहेगा आगे, इसलिए जो आपने पहले H को देखा था आपको पता है H का मतलब हाइड्रोजन होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा। O को भी आपको पता है H2O जल, ये तो अच्छी तरह से पता होगा, वो तो अभी भी अगला सब पी के आए होंगे। ठीक है, जस्ता मैं आपको 50 सारणी दिया ना रखने के लिए, 50 तत्व परमाणु, वो आपको तो याद ही होगा। तो फिर आपको ये भी पता होगा Zn क्या है, Zn की परमाणु संख्या क्या है, Zn में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, अब उसको HCl के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये यौगिक है। ठीक है, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे जस्ता से तो क्या होगा, देखिए ZnCl2 + H2 होता क्या है ना, अभी सोचिए, अब इनको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो सकता है अधिक से अधिक, या तो ZnH के साथ आ जाए या फिर Cl इसके साथ आ जाए। ठीक है, धातु अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया जब भी करता है ना, धातु होना चाहिए, एक और धात्विक पदार्थ होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया करेगा। एक देने वाला हो, एक लेने वाला हो, बताए थे, याद कीजिए। अब मान लीजिए दोनों देने वाला ही रहेगा तो कैसे अभिक्रिया करेगा, नहीं करेगा ना। चलिए उसी तरह से, इसलिए किसके साथ Zn किसके साथ करेगा अभिक्रिया, Cl के साथ। अब Zn और Cl का कंडीशन देख लेते हैं। Zn के बाहरी कक्षा में पहले देख लीजिए इसके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है, बोलिए एक बार जोर से, जय माता दी किसने बोला ठीक है, चलिए Zn का परमाणु संख्या होता है कितना, जस्ता 30 होता है, सॉरी 20 लिख रहे हैं, कितना होता है 30 होता है। यदि इसका परमाणु संख्या 30 है तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला में 2, दूसरा में 8, इतना हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ आपको, अभी स्टार्ट किया ना केमिस्ट्री, इसलिए जो कि दिमाग में सटीक रूप से बैठे आपका। 2 8 2 10, उसके बाद 18 28, उसके बाद 2, तो कहने का मतलब इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मेरे पापा जी बताए थे, बोले कि अभी तक बतेवे नहीं किया, पूरा वीडियो बता दिया, उसमें कहीं बतेवे नहीं किया संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पापा जी भी मेरे वीडियो देखते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पापा जी बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, वो एक कमी पकड़े थे, हमको भी ध्यान में आया कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बोले थे, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है ना उसको आप संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उन्हीं से पता चलता है कि इसमें कौन, इसकी संयोजकता कितनी है, जो संयोजकता पिछली क्लास में बताया हूँ। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 किसी को दे सकता है ना, इसका संयोजकता भी 2 हुआ। ठीक है, ध्यान में रहा। अब क्लोरीन का तो आपको पता है 17 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 7, ये क्या करेगा, एक किसी से लेगा और ये 2 किसी को क्या करेगा, देगा। समझ रहे हैं ना, जस्ता बोल रहा है, जस्ता क्या बोल रहा है, यानी जिंक जिसको बोलते हैं, जस्ता बोल रहा है कि मैं किसी को 2 दूंगा क्या, इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन क्या बोल रहा है, मुझे एक ही चाहिए, मुझे 2 नहीं चाहिए, इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन हमको 2 लेना पड़ेगा, क्लोरीन का परमाणु। तो यहाँ क्या किया, Zn एक ही रह गया, क्लोरीन क्या हो गया, Cl2 हो गया। कभी ZnCl नहीं देखने को मिलेगा आपको, जानते हैं क्यों, इसी वजह से जो मैं भी प्रोसेस बताया। क्या बताया, जस्ता देना चाह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन बोलता है भाई हम तो एक ही ले सकते हैं, मेरी कैपेसिटी एक लेने की है, तो मैं क्या करूं, बोलता है कोई बात नहीं भाई, जस्ता बोलता है कोई बात नहीं भाई, आप अपने एक पड़ोसी को और बुला लो, यानी कि एक क्लोरीन को और बुला लो, उसके बाद दोनों मिलकर अपना एक नया पदार्थ बना लेंगे। ठीक है, तो क्या बना लेंगे, जिंक क्लोराइड बना लेंगे। इसलिए क्लोरीन क्या होता है, 2 होता है, प्लस H2, जब इससे रिलीज हुआ तो क्या निकला, इससे हाइड्रोजन निकला। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, Zn कितना, 1 यहाँ पर, यहाँ भी 1 Zn है, यहाँ H कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेना, 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना पड़ेगा। यहाँ कितना है, Cl2, Cl 2 है, Cl का 2 परमाणु है ना, और यहाँ पर Cl का अब कितना परमाणु हो गया, 2 परमाणु हो गया शुरू में आने से। इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल संतुलित हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं, संतुलित, यानी कि समीकरण मेरा संतुलित हो गया, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।
ठीक है, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जब जस्ता का, जब हम अभिक्रिया कराएंगे ना जिंक के साथ किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वो तभी अभिक्रिया करेगा जब जस्ता का एक परमाणु लेंगे। ठीक है, जस्ता का एक परमाणु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु लेंगे। ये क्या है, परमाणु नहीं, ये अणु है, दोनों मिलके क्या बनाया है, एक यौगिक बनाया है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका जो एक छोटा सा जो कण है उसको क्या है, HCl है, एक अणु हुआ ये। लेकिन यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हमको, 2 अणु लेना पड़ेगा, तभी जाके ZnCl2 जिंक क्लोराइड बताए थे ना। Cl2 को क्या बोलते हैं, Cl को जब लिखेंगे तो क्लोराइड, लिस्ट दिया था मैंने, उसको याद कीजिएगा। ठीक है, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्या होगा, बनेगा, समझ गए। चलिए ठीक है, इसकी कहानी खत्म हुई। अब ये देखिए, आप देखे होंगे चूना 80 चुटकी 90 ताल, सॉरी कहाँ मैं चला गया, खैनी के ऊपर। खैनी कभी खाए हैं, नहीं खाए हैं तो देखे होंगे, जो खैनी खाता है थोड़ा सा चूना लेता है, वो चूना कहाँ से आता है, कैसे बनता है, थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। वो चूना डायरेक्ट नहीं मिलता, वो जो चूना पत्थर के रूप में मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर का कैसा होता है, आप जब देखिएगा ना, जब किसी चूना को क्या बोलते हैं, जब किसी चूना को दुकान से खरीदिएगा, उसके बाद उसको पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद क्या बुदुक 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 फुदुक करेगा और पूरा खोलेगा, उससे धुआं निकलेगा, तो उसके बाद क्या कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, उसमें से फिर जो निकलता है ना उसको फिर खैनी में लगा के हम खाते हैं ना। लेकिन जब उसको आप खौलाते हैं, पानी में डालते हैं, तो कभी कभी आप देखते हैं एक ढेकरी बच जाता है, नहीं बोलता है कि तो खराब चूना है, ढेकरी ढेरी जगह में, ढेकरी इसमें बहुत ज़्यादा है, बोला जाता है कि ढेकरी इसमें बहुत ज़्यादा है, यानी कि खराब चूना है। खराब चूना वो नहीं होता, एक्चुअली क्या है ना, वही ढेकरी जो है ना, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है। एक्चुअली क्या है, जब इसको हम गर्म करेंगे ना, तब जाके क्या बनेगा, वो चूना बनेगा। कौन वाला चूना, खाने वाला नहीं, खाने वाला चूना को चूना नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, उसको पहले बुझाते हैं पानी देके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या समझे आप, एक होता है पहले चूना पत्थर, जिसको हम खदान से निकालते हैं, उसको फिर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, दबा के इतना गर्म करते हैं पूछिए मत। उसका कुछ लिमिट है गर्म करने का, हीट देने का, उतना डिप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए गर्म करते हैं। फिर उससे क्या बनता है, वो CaO यानी कि चूना बनता है। क्या बनता है, चूना। अब वो चूना खाने लायक नहीं होता, जब उसको थोड़ा सा लेके खाइएगा ना, अंदर में आपका जो है ना चूना बुदुक बुदुक करने लगेगा, यानी धुआं मारना स्टार्ट कर देगा, तो उससे क्या होगा, आपका ये सब पूरा कट जाएगा, छिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं। जब उसमें पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, वो चूना बुझ जाता है। जितना भी गर्माहट होता है ना, जो अभिक्रिया करता है पानी के साथ, तो उससे जो भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होता है, उससे क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, यानी कि गर्मी उससे निकल गया, तो अब जो चूना बचा उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। उसी बुझे हुए चूने को हम लोग खाते हैं। लोग बोलते हैं भाई चूना देखिए, और इस संयोग से मिस्टेक से हमसे चूना मांग लिया ना ससुरा, हम लेंगे वही वाला चूना ले लेंगे, ओरिजिनल चूना दे देंगे, ले बड़ा चूना करता है। अब बताइए उसको डायरेक्ट डाल लेगा तो क्या हाल होगा। ठीक है ना, इसलिए जब भी दुकान के पास जाइएगा ना, खैनी यदि खाते हैं तो ऐसा नहीं बोलिएगा चूना दीजिए, क्या बोलना है, बुझा हुआ चूना दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, गर्म किए, चूना बना, चूना और साथ साथ क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक याद रखिएगा, रासायनिक नाम ऐसा नहीं कि मैं साथ साथ रटाऊंगा, जितना मैं दे रहा हूँ साथ साथ रटना है, यानी कि याद करना है, यानी उसको ध्यान में रखना है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आपको बताया था ना CO3 कार्बोनेट होता है, और CO3 का क्या होता है, संयोजकता, याद है, नहीं है, यदि किसी को याद है क्या होगा, 2 है। कैल्शियम का कितना होता है, उसका भी 2 होता है संयोजकता, तो क्या हो गया, ये वो 2 देना चाह रहा है, वो 2 लेना चाह रहा है, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का कितना होता है, परमाणु संख्या याद है, यदि डायरेक्ट रिमाइंड ना हो ना तो क्या करना है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 कीजिएगा, सोडियम 11 मैग्नीशियम 12 एल्युमिनियम 13 सिलिकॉन 14 फास्फोरस 15 सल्फर 16 क्लोरीन 17 आर्गन 18 पोटेशियम 19 कैल्शियम 20, ऐसे लाना है। ठीक है, यदि याद डायरेक्ट ना हो तो ये पहाड़ा तुम रटवाएं, आपको पक्का याद होगा। यदि आप 20 बार पढ़े होंगे तो याद हो गया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर यहाँ तक आने का कोई फायदा नहीं। चलिए ठीक है, तो 20 हो गया लास्ट में, तो आपको पता है पहला में 2, दूसरा में 8, फिर 10, 2 8 फिर 8,
क्यों ऐसा 8 बताएंगे, बता दिए पहले। 10 18, लास्ट में कितना 2 हुआ। ये 2 देना चाहता है और CO3 क्या है, इस पर 2 माइनस होता है, ये 2 लेना चाहता है, 2 दे दिया 2 ले लिया, तो क्या दिक्कत है, Ca और CO3 दोनों एक साथ हो गया। क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। आगे से जब भी मैं पूछूं चूना पत्थर का क्या बोलते हैं, अनुसूत्र क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, CaCO3। जब उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं, चूना खाली बोलते हैं। और उसके बाद उसके साथ साथ क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये जितना भी था रासायनिक समीकरण है ये। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से आगे चलते रहेंगे। अब इसमें कुछ अभिक्रिया का सिस्टम होता है, ये अभिक्रिया ऐसे क्यों किया, जैसे CO3 गर्म किए तो अलग क्यों हुआ, नहीं हुआ, उसका कुछ रूल है, कुछ सूत्र है। ठीक है, वो नेक्स्ट चैप्टर में, रासायनिक अभिक्रिया स्पेशल चैप्टर ही है, उसमें डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपका क्या रह गया, एक अभिकारक और प्रतिफल। जो अभिक्रिया से पहले का जो पदार्थ होगा, जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है, भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। याद रखिएगा। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक। और जब अभिक्रिया के बाद कोई नया चीज बनता है तो वो क्या हो गया, प्रतिफल। इसमें अभिकारक कौन सा हुआ, देखिए यहाँ गलत लिखे ना, देखते नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, आप लोग कैसे देखिएगा, लिखने वाला तो मैं हूं ना। ये क्या आपका अभिकारक। ठीक है, और ये आपका प्रतिफल, अभिक्रिया से पहले। और इसमें याद रखिए बीच में एक तीर देना पड़ता है अभिक्रिया को दिखाने के लिए कि इधर से जाके उधर ही बना है। अरे खाली ऐसे दीजिएगा ना तो पता नहीं चलेगा इधर से इधर बन रहा है, इधर से इधर बन रहा है। यदि उल्टा तीर दे दिए ना तब तो गड़बड़ा जाएगा, बोलेगा ना इधर से इधर बना हुआ है। ठीक है, वो बात भी देखेंगे, तो विशेष तौर पे जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, फिर उल्टा तीर का क्या मतलब होता है, नहीं होता है, सब देखेंगे। ठीक है, बस जो अभिक्रिया से पहले का पदार्थ उसको क्या अभिकारक, उसके बाद के पदार्थ को प्रतिफल। ठीक है, यहाँ तक समझ में। जरूरी नहीं कि अभिक्रिया के लिए क्या बोलते हैं, दो हमको चाहिए, दो क्या बोलते हैं, दो चाहिए, जैसे कि दो, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, जरूरी नहीं है। सिंगल भी है, इसको गर्म कर रहे हैं, यदि अलग हो रहा है तो वो भी क्या कहलाया, अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अभी तक बेसब्री से जिस चीज़ का इंतजार था, जिससे कि कई स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता, इस लोचे से बाहर नहीं निकल पाता। मैं कब से आपको बता रहा था कि एक चीज़ है जहाँ के स्टूडेंट फंसता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको कैसे बिल्कुल ही स्टेप वाइज स्टेप हल्के में निकाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर अभी इधर ही रखना है, इधर उधर नहीं ले जाने देना है। ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ तो है इसमें, लेकिन समझ लीजिएगा तो कुछ नहीं है। और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो और बहुत कुछ हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा पूछिए मत, फिर दोबारा कभी दिमाग में घुसने वाला है भी नहीं, बड़ा मुश्किल से आएगा तो आएगा भी। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई, यहाँ एक एक शब्द का खेल है। ठीक है, उस शब्द को ध्यान दीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, एक इकाई है। क्या है मैं बताता हूँ, इसको छोड़िए, गोली मारिए। मान के चलिए मैं कहूँ आपको कि एक परमाणु का वजन करके दिखाओ, तराजुआ पे तौल के, तराजू समझते हैं ना, उसको बोलूँगा कि ले भाई एक बटखरा दे रहा हूँ, इससे एक परमाणु का वजन निकाल के दे, निकल पाएगा? कल्पना कीजिए, कल्पना बहुत ज़रूरी है। मन में आप जो है ना रिपीट कीजिए कि ये जो बोल रहे हैं सर कि क्या वजन निकल पाएगा एक परमाणु का? नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पाएगा? इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि परमाणु जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा, इतना छोटा होता है कि नंगी आंखों से दिखता भी नहीं। तो कैसे वजन निकलेगा? यदि मैं 1 किलो का बोलूँगा ना, देखिए यदि मैं बोलूँगा कि 1 किलो से इसका वजन निकालने के लिए उस तरह बटखरे से निकल पाएगा? इसका भी आप नहीं निकाल पाओगे, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। उस तरह उस बटखरे से, उस तराजू से आप इसका भी नहीं निकाल पाओगे। वो क्या होता है? बिल्कुल ही छोटा होता है ना। उसका द्रव्यमान कैसे निकालोगे आप? उसके लिए आपको बड़े बड़े प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, जहाँ की थोड़ा सा भी एयर नहीं हो, समझे ना। एयर बिल्कुल, एयर मतलब हवा बिल्कुल निकाल दिया हो, और बिल्कुल ही जो ना बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा इस तरह से बनाया हो कि बिल्कुल एक्यूरेसी दे, तब उसका क्या करोगे आप? द्रव्यमान निकाल सकते हैं, और निकाला भी गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ परमाणु है, जैसे उसका द्रव्यमान लिख देता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन, जब आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालोगे तराजू पे तौल के, 1.673 गुना 10⁻⁻24 ग्राम आता है। ठीक है,
अब थोड़ा सा मैं किसका देख लूँ, कार्बन का, हिंदी में लिख दिया, कोई बात, चलेगा ना, चलेगा। 1.992 गुना 10⁻⁻23 ग्राम क्या है इसका वजन है। ठीक है, अब एक और देख लेता हूँ ऑक्सीजन का। ठीक है, 2.656 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, 24 नहीं सॉरी 23 ग्राम होगा, ये और ज़्यादा वजनदार होगा ना। देखिए आपका क्या है, ये आपका हुआ हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में 21 का। ठीक है, एक कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना हुआ, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इतना ग्राम हुआ। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखते हैं यदि टोटल कितने तत्व है, 118 तत्व है, जिसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट कितना दिया था, 50, लगभग 50-60 ऐसे तत्व हैं जिसको कि आपको जो है ना मुंह पे याद होना चाहिए कम से कम कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है। परमाणु संख्या तो आपने याद कर लिया, परमाणु संख्या क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो तो आपने याद कर लिया। यदि मैं आपको कहूं कि अब सबका परमाणु द्रव्यमान याद करो, बताओ कैसे याद करोगे, सोचो कितना कठिन होगा ना। इसी कठिनाई को देखते हुए मान चलिए इसी का याद करते हैं पहले, हाइड्रोजन का 1.673 × 10⁻⁻24 ग्राम, बड़ा मुश्किल से 3 4 ठोका हम याद कर पाए। सही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं, जरूरत ही नहीं पड़ता इसका। क्यों? क्योंकि इस तरह से आगे मैं बताऊंगा, इस तरह से बनाया गया है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमको निकालने बोलोगे ना और हाथ में थोड़ा सा कैलकुलेटर रहेगा तो मैं इसको 3 से 4 सेकंड में निकाल दूंगा, वो आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई ना, वो आगे बताऊंगा क्या है ये। बस इतना ध्यान में रखना है कि इतना टफ है इसको याद रखना। टोटल 50 का 50 मैं बोल रहा हूँ अपने तरफ से, लेकिन टोटल याद करना हो तो 118। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। इसलिए इसको क्या किया बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, कौन, डाल्टन महोदय ने क्या किया, इस पे एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बनाया। देखिए क्या सिस्टम बनाया, C12 के, डायरेक्ट उसको बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपने तरीके से समझाता हूँ। तो क्या किया गया ना, किसी को एक बेस बनाया कि इतना जो है ना लेते हैं और उससे तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना, कि इससे वो कितना गुना भारी है। तो यहाँ पर बेस किसको बनाया पता है, कार्बन को। किसको बेस बनाया, कार्बन को। कार्बन का एक परमाणु लिया, कार्बन के कई समस्थानिक है। ठीक है, उसमें से एक जो 12 वाले हैं, जिसका परमाणु संख्या क्या है, 12 है, उसको लिया और उसका वजन किया किस पे, तराजू पे। तो कितना वजन आया, 1.9992 × 10⁻⁻23 ग्राम। अब उसमें क्या किया, 12 से भाग दे दिया पहले। बात समझिएगा, कार्बन परमाणु का एक, कार्बन जो है ना, कार्बन परमाणु का एक परमाणु लिया, कार्बन जो तत्व होता है ना, एक परमाणु लिया। कौन सा, जिसका समस्थानिक कितना हो, 12 हो। समस्थानिक पहले बता रखा हूं, नहीं तो आगे बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो ढेर लेट चला जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि कार्बन जो है ना वो कई प्रकार के समस्थानिक होते हैं, उसमें से एक को लिया गया। किसको लिया गया, 12 वाले को लिया गया, C12 कार्बन का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, C12 लिखते हैं। ठीक है, माथा पे 12 लिख देते हैं, क्या हो गया, वो C12 उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको लिए, उसका एक परमाणु लिए, उसको तराजू पे तौल लिए, कितना आया वजन, इतना आया। उसमें 12 से भाग दे दिए, किससे भाग दिए, 12 से। 12 से ही क्यों, ऐसा कुछ लॉजिक रहा होगा कि उसमें कि इससे भाग देने के बाद वो पता चल जाएगा आगे कि थोड़ा सिस्टम जो है ना पूरा फिट बैठ जाता था। बहुत अध्ययन करने के बाद तो उन्होंने क्या किया, 12 से भाग दिया। ठीक है, अब क्या सिस्टम फिट बैठता है मैं बताता हूँ अभी। जब 12 से भाग दिया तो कितना आया, देखिए आप जब 1.992 में 12 से भाग दोगे, 12 तो कितना आता है, देखिए 1.92 में भाग दे रहे हैं किससे, 12 से, तो 0.166 आया ना। क्या आएगा, 0.166। जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.166 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको वैज्ञानिक पद्धति में क्या बोले थे कि 1 के बाद पॉइंट होना चाहिए, एक अंक शुरू में रहेगा, उसके बाद पॉइंट स्टार्ट होगा। जैसे कुछ भी लिखेंगे तो 5.23 लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 5.23 लिखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा आपने, कि इस पे क्या होगा, 10 क्या हो जाएगा। देखिए जैसे 0.1 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुना 10 से कर देंगे। ठीक है, तो गुना 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब गुना खाली नहीं कर सकते, इसके लिए भगा भी देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 गुना 10⁻⁻1 हो जाएगा।
यही होगा ना, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट किए तो 1 10 पर पावर -1 बढ़ गया, यहाँ 23 था तो क्या हो गया, अब 24 हो गया। यदि मैथ ये बात समझ में नहीं आ रही हो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, बस न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा आपसे क्योंकि अब बिल्कुल कमज़ोर हैं तभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा टेंशन नहीं लेना कि सर जो भी बता रहे हैं ना, मैं पहले बता रहा हूँ मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर है, कभी नहीं पढ़ा है, मैं तो उसको ये पढ़ाया नहीं क्योंकि मैं अभी मैथ पढ़ाया नहीं हूँ। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा 5 बेसिक क्लास मैथ है, उसको पढ़िए तो थोड़ा बहुत ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं लगभग 90% समझ में आ जाएगा, पूरी तरह समझ में नहीं आएगा, मैं पहले क्लियर कर दिया हूँ क्योंकि 5 में मैं इतना हार्ड कवर नहीं कर पाया हूँ, बस ऐसे पढ़ाया था, अच्छी तरह से पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा फिर भी, ठीक है। लेकिन आप ये सब समझते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अभी मान लीजिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा होता है मान लीजिए, ऐसा नहीं कि इसके बिना केमिस्ट्री पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यदि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पहले बता देता है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही होगा कि एक आध न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, और क्या होगा, बाकी तो आप समझ रहे हैं ना कि हाँ भाई इससे भाग दिए 12 से, उससे कंपेयर कर इतना निकला, ठीक है, इतना तो आप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, जब भागा दिए तो कितना, इतना आया, इतना ग्राम, क्या होगी, इसको एक इकाई मान लिया गया कि ये जो जितना भी वजन आया ना, जितना भी इसका वजन आया, वेट आया, कितना आया 1.66 × 10⁻24 ग्राम, इसको एक इकाई मान लिया, यानी कि जो भी वजन आया इसका, इसी से हम सबको तुलना करेंगे कि इससे हाइड्रोजन कितना गुना भारी है, हीलियम कितना गुना भारी है, कार्बन कितना गुना भारी है, ऑक्सीजन कितना गुना भारी है, किससे तुलना करेंगे, इसी से तुलना करेंगे। समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक परमाणु द्रव्यमान, अच्छा मैं तो अभी समझा रहा था अपने तरफ से ना, अब यहां तक समझ में आ गया, ये कहां से आया। अब चलिए यहां आइए ऊपर में, परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 के बताया था अभी, कार्बन 12 के, एक परमाणु के द्रव्यमान के, एक परमाणु के द्रव्यमान, जो कार्बन 12 का जो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, 12वें भाग को, जो 12वां भाग निकलेगा उसका जो 12वां भाग होगा, 12 से भाग देने के बाद परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो इसको क्या बोलेंगे, एक AMU। AMU क्या होता है देख लीजिए, एक कार्बन परमाणु क्या है, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमाणु को एटम, द्रव्यमान को मास, इकाई को यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसका क्या होता है AMU ले लिया गया, तो एक AMU इसी का संक्षेपण है, संक्षेप है परमाणु द्रव्यमान इकाई का। कितना हो गया, एक AMU। एक AMU को आप क्या बोलते हैं, डाल्टन भी बोलते हैं, पूछा गया एग्जाम में, AMU किसके बराबर है निम्नलिखित में, डाल्टन, न्यूटन, फलना चिलना ढकेना, फंस जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। एक AMU को एक डाल्टन भी कहते हैं। यदि बोलेगा आपको एक डाल्टन बराबर कितना होता है, क्या बोलिएगा, 1.66 × 10⁻24 ग्राम, इतना वजन होता है, ठीक है, वेट होता है। ध्यान में रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, थोड़ा इसको रिवीजन करते रहना, जो मैं समझा रहा हूँ ना, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समझ में फिर भूल जाइएगा आप। ये क्या हो गया, एक बेस मान लिया गया, अब इसी बेस से सबको तुलना किया गया, जैसे कि हाइड्रोजन को तुलना, पहले हाइड्रोजन का तुलना कर लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन तुलना कर लेते हैं। अब बोलेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, यानी तुलना करने के बाद, तो 1.673 × 10⁻24 ग्राम बटा 1.66 × 10⁻24 ग्राम, है ना। अब इससे इसमें भाग देंगे, किसमें, 1.66 में, 1.673 में भगा देंगे 1.66 से, देखिए कितना आया, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 1.0078 ऐसे करके आया, और 10 पर पावर -24, 10 पर पावर -24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर है ना, एक एक, और ग्राम ग्राम भी क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। तो ये क्या बचा, एक संख्या बचा मात्र, संख्या मतलब हम तुलना कर रहे हैं, बस ये एक संख्या है, क्या है, जो अभी निकाले हम, जो तुलना करके निकाले, ये संख्या है। क्या संख्या बताता है ये, कि कार्बन परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना ज़्यादा भारी है,
कार्बन परमाणु के 12वें भाग से। कार्बन परमाणु का 12वां भाग क्या था? 1.66 × 10⁻24 ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 mu बोलते हैं। इससे कितना गुना भारी था? तो किससे कितना गुना भारी है? 1.0078 गुना भारी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। यदि कोई पहले पढ़े होंगे कहीं तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। तो इसलिए हम बोल देते हैं हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 1 होता है। कभी कोई ये नहीं बोलता है कि 1 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम होता है, ऐसा कोई नहीं बोलता। क्यों? कि ग्राम ग्राम को तो पहले ये काट दिए, क्या बचा? सिर्फ संख्या बचा। ठीक है, इसको ये जो तुलना करके निकला ना, इसका नाम दिया गया है, जानते हैं क्या? परमाणु द्रव्यमान। इसको क्या बोलते हैं? खाली परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। किसका? जिसका चाहिए। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे तो 1 होगा, किसी और का निकालेंगे तो निकालना पड़ेगा। समझे बात को? इसको क्या बोलते हैं? सिर्फ परमाणु द्रव्यमान। और उसी को बोल देते हैं हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा में और आगे जाके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। किसके सापेक्ष? इनके सापेक्ष। समझे? इनके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कितना आया ये अभी ही सिर्फ पढ़ेंगे, बोलेंगे। लेकिन जब भी हम आगे पढ़ेंगे बोलचाल भाषा में हमेशा सापेक्ष नहीं बोलेंगे, यहीं पर बोलेंगे सिर्फ। आगे क्या बोलेंगे हम? सिर्फ परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अब देख लेते हैं सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्या है। अभी जो बताएं वही चीज है। वीडियो चल रहा है ना? ठीक। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है। ये पहले बता रहा है किसी तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान हो। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आया था? 1 आया था। यह क्या है? एक संख्या है। मैं पहले बता चुका हूं ना। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है? एक संख्या है। कि उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, उस तत्व का जो परमाणु का जो द्रव्यमान है, उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किससे? हाइड्रोजन का ना, यही है। उस तत्व का जो परमाणु का द्रव्यमान है, दिख रहा है ना? परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? जो कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग से ये निकला, उससे कितना गुना अधिक है या भारी है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या कहलाएगा? आपका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। तो क्या करेंगे? तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे, किसमें? फलना में। फलना मतलब ग्राम में। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, अब नीचे क्या है? किससे भाग देंगे? कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से। कितना? ये है। इससे भाग दे देंगे। जो निकलेगा वो मेरा क्या निकल जाएगा? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, या फिर आप सिर्फ परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। किसका? यह था किसका? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान था ना? चलिए अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? 2.656 गुना 10⁻⁻23 ग्राम। भाग देंगे 1.66 10⁻24 ग्राम से। देखिए दे लेते हैं भाग। सॉरी 2.656 ना, 2.656 भागा 1.66। देखिए कितना आया? 1.6 आया ना? जब 1.6 आया तो क्या होगा आपको? देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये 10⁻⁻23 या 10⁻⁻24 है। 23 कट जाएगा, 1 और 10 यहाँ पर बचेगा, नीचे में बचेगा ना। 10⁻⁻1 एक ठो बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1.6 गुना 10 होगा तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम ग्राम तो खत्म हो गया। यह एक क्या है? मात्र एक संख्या है। लिखना नहीं है आपको, बस हम समझा रहे हैं। नोट करने के लिए लिख लीजिए आप नोटबुक में। एक समझा रहे हैं कि मात्र एक संख्या है, क्योंकि हम तुलना किए हैं कि इससे कितना गुना ज़्यादा भारी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु द्रव्यमान कहिए। इसको दिमाग में जो है ना अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या फिर इसको सिंपल में थोड़ा सा द्रव्यमान हटा के सिर्फ ग्राम परमाणु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। ये है क्या? जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब कोई तत्व है ना, कोई भी तत्व, उसके परमाणु द्रव्यमान को, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना था? 16। ठीक है, जब उसको ग्राम में व्यक्त करते हैं, किसमें व्यक्त करते हैं? ग्राम में। ग्राम में व्यक्त कर दिए, दिखा दिए, तो ये क्या कहलाता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कितना इजी है।
अभी मैं बताया था ना, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है कुछ और होता है। जब तराजू पे निकाले थे, इधर जो दिखाए थे ना, वो क्या था, तीनों का तीनों एक तराजू पे तौला हुआ था। उसमें जब 1.66 गुना 10⁻⁻24 ग्राम से भाग दिए, तब जाके क्या निकला था, सबका एक आपेक्षिक, यानी क्या बोलते हैं, एक संख्या आया था। उसी को क्या बोले थे हम, परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान। तो उसी तरह से तो ऑक्सीजन का कितना निकला था परमाणु द्रव्यमान, 16 निकला था, आया था ना। चलिए ठीक है, 16 आया था ऑक्सीजन का। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ग्राम परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम, है ना। फिर से देखिए, जब तत्व के परमाणु द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान हो गया 16 में व्यक्त किया जाता है, किसमें, ग्राम में व्यक्त किया जाता है। इसको ग्राम में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ग्राम परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, या फिर सिर्फ ग्राम परमाणु बोलेंगे। सबको ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान में धरती आसमान का अंतर है, ठीक है। इसमें और इसमें देखिए अंतर है ना, बस यहाँ इसके आगे क्या लग गया है, ग्राम, यहाँ पे। तो क्या हो गया, इसका मतलब कुछ और निकल गया। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द का यहाँ लोचा चलता है, ठीक है। जब ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे हम, 16 ग्राम। खाली बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान कितना है तो क्या बोलेंगे, 16, क्योंकि 16 एक संख्या है। ये एक ग्राम परमाणु द्रव्यमान यह बताता है ऑक्सीजन का कि मेरे हाथ में जो ऑक्सीजन है कितना है, 16 ग्राम है, ठीक है, वजन के साथ। यानी कि इतना सा कम से कम होगा ही होगा। आ रहा है समझ में, 25 ग्राम इतना बड़ा हो जाता है ना, तो 16 ग्राम से थोड़ा सा कम कर देते हैं। समझिएगा बात को, मैं तुलना करूँ तो देखिए, इमेजिनेशन क्या बोलते हैं, इमेजिन करना, कल्पना करना। आप अंदर अंदर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको कल्पना कीजिए, अपने दिमाग में घुमाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा 25 ग्राम, अच्छा 25 ग्राम एक बार चीनी खरीदे थे इतना सा हुआ था, तो 16 ग्राम कितना होगा, उससे थोड़ा कम ही ना होगा। समझ रहे हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु कितना, 16 ग्राम हो गया। यानी क्या बोलते हैं, संयोग से देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या भी बोलते हैं। यदि एक और इसमें टर्म है रसायन में, 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 16 ग्राम। इसमें जो है ना 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम मतलब जितना इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान होगा, जितना भी होगा, 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान का जितना वजन होगा वो क्या कहलाएगा, 1 ग्राम परमाणुओं की संख्या। चलिए छोड़िए, यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आए इसको हटा दीजिए, हटाएंगे किस लिए भी ठीक है। ग्राम परमाणुओं की संख्या, तत्व का ग्राम में द्रव्यमान, तत्व का क्या करेंगे, ग्राम में द्रव्यमान ले लेंगे। मान के चलिए 160 ग्राम आ गया, जब तराजुआ पे तौले, इधर बटखरा रखे, कितना है 160 ग्राम। अब बोलेंगे उसमें कितने ग्राम परमाणुओं की संख्या है, बताइए। जब 1 ग्राम परमाणु में कितना द्रव्यमान था, 16 ग्राम, तो 160 ग्राम में ग्राम परमाणुओं की संख्या क्या होगा, समझिएगा। संख्या अलग है और ये अलग है, तो संख्या कितना होगा, 160 ग्राम में कितना बार आया वो, 160 में 16 से भाग देंगे, ठीक है। तो 160 में 16 से भाग देंगे कितना होगा, 10। तो 1 ग्राम परमाणु की संख्या कितना हो गया, 10। यदि बोलेगा किसी ऑक्सीजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या कितना है, 5 है, तो उसका वजन कितना होगा, क्या बोलिएगा, 16 पंचे 80 ग्राम, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है, चलिए ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब देखिए, एक इस तरह से वैज्ञानिकों ने जांच पड़ताल करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके ऐसा सिस्टम निकाला कि पूछिए मत। माइंड का जो है ना, देखिए क्या निकाला, एक मोल निकाला। मोल क्या है, एक संख्या है, संख्या मतलब अंबार। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि 1 दर्जन, दर्जन क्या है, दर्जन भी एक संख्या है, अंबार है, अंबार मतलब ढेर। क्या है, बोलूंगा मुझे 1 दर्जन केला चाहिए, सबसे पहले जब दर्जन की बात आती है तो सबसे पहले मुंह पे केला ही आता है, उसके अलावा दूसरा पहले नहीं आता। यदि बोलूंगा मुझे 1 दर्जन आम चाहिए, तो कितना आम आप हमको दोगे, 12 आम दोगे ना। उसी तरह से बोलूंगा 1 कुड़ी हमको कुछ चाहिए, कुड़ी में शायद 20 होता है, शायद 1 कुड़ी में कितना होता है, 20 होता है, 20 पीस ऐसे कुछ होता है, वही होता है ना। अब जो भी होता है शायद 20 होता है, मुझे ध्यान है। तो कितना दोगे आप हमको, 20 आम दोगे। उसी तरह से मोल, मोल भी क्या है, एक अंबार है, ढेर है, दर्जन की तरह, सेम टू सेम। उसमें क्या होता था, 12 केला होता था, और मोल में 6.022 10 पर पावर 23 कण होता था। कुछ भी ले लीजिए, बोलेंगे हमको 1 मोल केला चाहिए। यदि मैं 1 मोल केला बोलूंगा ना, तो देखिए आपको कितना देना होगा, 6.022 10 पर पावर 23। अब 10 पर पावर 23 को कल्पना कर लीजिए होता कितना है। यदि 10 पर पावर 1 पर यदि 20 सुनना हो जाए ना, तो संख्या हो जाता है,
ठीक है, शंख या महाशंख ऐसे कुछ होता है, शंख हो जाता है। तो बताइए उससे भी ज़्यादा है, कितना शून्य है, 1 पर 23 शून्य है। जब 1 पर 23 शून्य होगा तो आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा मात्रा होगा वो, महाशंखों से भी ज़्यादा, यानी कि क्या बोलते हैं 100 महाशंख, समझे। अब 100 महाशंख बोलेंगे, हमको केला चाहिए, बताइए आपको कहाँ रखना पड़ेगा। हमको लगता है मेरा जो शहर है ना पूरा भागलपुर भर जाएगा, समझ रहे ना, इतना हो जाएगा। यदि उतना हम किसी चीज को जमा कर देते हैं एक जगह, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 1 मोल केला जमा कर चुके हैं, ठीक है। यही आप संयोग से 6.022 10 पावर 23 कण यदि आप ऑक्सीजन को जमा कर लीजिए, ऑक्सीजन के परमाणु को, जानते हो कितना होगा, पक्का 16 ग्राम होगा। कितना होगा, 16 ग्राम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये लगभग नहीं, पूरा किसके बराबर हो जाता है, ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। क्या, 1 मोल। वही बोल रहा है परमाणुओं का 1 मोल परमाणुओं का वह अंबार है, परमाणु का वह ढेर है, अंबार है, हमारा मतलब ढेर ना, तो गुच्छा जो ना दबा के रखते हैं पूरा अंबार करके, जिसका कुल द्रव्यमान, यदि उस ढेर का कुल द्रव्यमान निकालेंगे तो 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अब चाहे जिसका भी हम रखें, चाहे ऑक्सीजन का रखें, हाइड्रोजन का रखें, यहाँ मैं ऑक्सीजन का निकाल रहा हूँ, सिर्फ ऑक्सीजन का उदाहरण के लिए निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे बताया था मैं दूसरे का भी ले सकता था, क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी आपके दिमाग में चल रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो क्या क्या कर रहा है ये, कुल द्रव्यमान का जो भी इसका द्रव्यमान होगा 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा, चाहे जिसका भी हो। यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कितना, 16 ग्राम होगा, हाइड्रोजन रहता तो 1 ग्राम होता, कार्बन होता तो 12 ग्राम होता, ठीक है। यदि उतना हम 1 मोल किसी चीज को लेंगे, किसी परमाणु को लेंगे, तो उसका वजन उतना होगा। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन का 16 निकाले हैं, उसी तरह सबका निकालेंगे। उसका क्या करेंगे, 1 परमाणु लेंगे, 1 बटखरा लेंगे, 1 तराजू लेंगे, उधर रखेंगे, तौलेंगे, जो भी द्रव्यमान आएगा, ये तो हमको खुद हम नहीं कर सकते, कौन करेगा, वो बड़े बड़े प्रयोगशाला में। उसमें किससे भाग देंगे, 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम से, नहीं था 1 MU बराबर, इससे भाग देंगे तो सबका क्या निकल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। सोडियम का 23 हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से सबका कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, ठीक है। वो एक लिस्ट है, लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और इसी लिस्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। उससे आप नोट कर लीजिएगा, ये तो यहाँ से नोट कर लीजिए, जहाँ से भी करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या होता है ग्राम परमाणु द्रव्यमान, क्या होता है मोल। अब देखिए, उस अंबार के निश्चित संख्या को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या में बोल देते हैं। एवोगाड्रो कौन है, एक रसायनज्ञ है। रसायनज्ञ मतलब जो कि रसायन में बहुत अच्छे, कुछ किसी क्षेत्र में अच्छे काम किए होंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रसायनज्ञ बोलते हैं, ठीक है। उसके सम्मान में क्या दे दिया गया, इसको बोला गया 1 एवोगाड्रो। 1 एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, कोई पूछेगा तो 6.022 10 पावर 23 कण होता है, ठीक है। पहले एवोगाड्रो संख्या बोला जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया, अब बोला जाता है एवोगाड्रो स्थिरांक, ठीक है। अब कोई संख्या नहीं बोलता, अब क्या बोलता है, एवोगाड्रो स्थिरांक। पहले कभी बोला जाता था या बोला जाता होगा, लेकिन अभी क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक। ध्यान रखिएगा। तो 1 एवोगाड्रो स्थिरांक में कितना होता है, कितना कण होगा, चाहे जो भी कण हो, चाहे परमाणु ले, अणु ले, कुछ भी ले लें, हम बोलेंगे जैसे केला भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ किसी का भी तो अंबार है ना, जैसे 1 दर्जन बोलेंगे परमाणु चाहिए, कितना परमाणु आप हमको दीजिएगा, 12 परमाणु दीजिएगा ना। उसी तरह से बोलूंगा 1 एवोगाड्रो हमको क्या चाहिए, एवोगाड्रो स्थिरांक हमको वो चाहिए, यानी कि 1 मोल हमको परमाणु चाहिए, किसका, ऑक्सीजन का या सोडियम का। तो आप हमको कितना ला के दीजिएगा, 6.022 10 पावर 23 इतना ला के दीजिएगा हमको। तो क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा, या 1 मोल कार्बन हो जाएगा, या 1 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर 1 मोल क्लोरीन हो जाएगा। आप जो भी हमको दीजिएगा, चाहे आप 1 मोल पानी ला के दे दीजिए, पानी का अणु कितना होता है, H2O होता है, नहीं होता है। आप ये 1 अणु हुआ, अब टोटल हमको कितना मांग रहा हूं मैं, 1 मोल चाहिए हमको, समझे ना। तो उतना ला के हमको दे दीजिए, हम उसको पी लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका जो रिप्लाई मैं पक्का दूंगा, ठीक है।
इस वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दूसरे वीडियो बना के मैं आपको पक्का इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, पिछले क्लास का जो था आंसर आपको दिख रहा होगा, और अभी जितना आपने पढ़ा उसमें से मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा होमवर्क करके आइएगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।